हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो आप लोग? तो यहाँ पे आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ। आज करेंगे संडे का धमाका और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले 100 मिसलेनियस क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 14। इसमें आपको मिलेगा साइंस, सोशल, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ओके, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए फास्ट करेंगे, एकदम फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन में पढ़ूंगा नहीं, ऑप्शन खुद पढ़ना है और मैं डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बिकॉज क्वेश्चन कितने हैं? 100 सवाल हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सवाल है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ठीक है, तो विद्युत धारा का मान मतलब आई निकालना है। और ये 1 मिनट बोले तो टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। मिनट को हम बदल लेंगे सेकंड में, तो एक को मिनट को 60 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और कूलम्ब यानी कि क्यू दिया कितना? 120 सी कूलम्ब। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी। 180 है और टी कितना है? 60 है। 60 दूनी 120, कितना आ गया? 2 एम्पियर। क्या हो गया? 2 एम्पियर। ऐसा रियल फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी रियल फार्मूला होता है, आवेश बराबर है ना, ये होता है फार्मूला। तो आई निकालना तो क्यू बाई टी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अगला सवाल पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपको पता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। कितना किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। 100 में 100 नंबर ला के दिखाना, बिल्कुल आएगा, 100% सबका आएगा 100 नंबर, 100 में 100 नंबर। प्रतिरोध कैसा है, मात्रक क्या है? सबको पता है, ओम। किसका नाम आता है? प्रतिरोध का। जूल ऊर्जा का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का माप। परिपथ में विद्युत धारा का मान किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? किससे मापते हैं? विद्युत धारा जो मापते हैं वो किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। तो आपको पता है ए मीटर से धारा को मापते हैं। किससे मापते हैं? ए मीटर से। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्लियर सी बात है कि दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। ओके, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है किस उपकरण में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं होता है? किस उपकरण में? तो वोल्ट एमीटर में, वोल्ट मीटर, कुंडली में या विद्युत सेल में? तो कुंडली में जो है ये धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? उत्तल लेंस, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं नीला थोथा जिसको बोलते तुतिया का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन का होगा, ऑप्शन बी होगा, कॉपर सल्फेट। 5H2O पानी इसमें होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। कौन लवण है? इनमें से लवण कौन है ना? तो जान रहे HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है? लवण है। क्लियर सी बात है। HCl ये तो सॉरी मैं तो ये बोलते, ये तो अम्ल है। NaOH के क्षार है, ये क्षार है, तो लवण हो जाएगा आंसर सी, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन में बताया था, नाइट्रोजन के बीच जो होता है 3 होता है ना? कितना होता है? 3 होता है। ऑक्सीजन आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के बीच 1 होता है। क्लोरीन के बीच 1 होता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3 जो है ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? देखिए आपको पता है ब्लड प्रेशर के लिए जो सामान्य ब्लड रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है, ठीक है। 120/80, 120 को बोलते हैं परकुचन। क्या बोलते हैं? परकुचन। और इसको बोलते हैं अनुशीतलन। तो अनुशीतलन के लिए क्या हो जाएगा? 80। अगर परकुचन बोलता तो फिर 120 होता है, ठीक है। अगला है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र तो C12H12O11। ये क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? n का स्क्वायर। ये स्क्वायर समझना, ठीक है। n का स्क्वायर होता है, जैसे कि KLMN। ये K पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। अब K में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इसका फॉर्मूला n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, सॉरी 2n का स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं 2n का स्क्वायर, तो 2 × 1 है पहला नंबर पे, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि K में 2 इलेक्ट्रॉन। L दूसरा नंबर पे है तो 2n का स्क्वायर, तो 2 n कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 पहला में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में 8 रहता है, फिर पढ़ें दूसरा, तीसरा में 18 रहता है, फिर 32 रहता है। तो आंसर होगा 2n स्क्वायर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका होगा बी, 2n स्क्वायर। ये स्क्वायर समझना, आंसर बी होगा। अगला बोलता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है
स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी कुछ आवश्यक है। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। ठीक है, इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और घेंगा जो किस होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओके, तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यूरो 11 का संबंध किससे है? यूरो 11 ये पढ़े होंगे आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में दिया हुआ। यूरो 11 ये है वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, वायु प्रदूषण से संबंधित है यूरो 11। अगला सवाल पढ़ते हैं। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तरल अवस्था या द्रव्य अवस्था भी कभी कभी लिखता है। तो अधातु के बारे में बात की जाए तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। और अगर बोलता धातु तो होता हमारा क्या? मरकरी यानी कि 12। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो वो होता है क्या? हरा होता है। इसी के कारण जो है पेड़ पौधे ही जो है हरा होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। अगला सवाल है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत मान का क्या मान होता है? शॉर्ट सर्किट जब होता है घर में तो जो परिपथ होता है उसमें जो है विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। आंसर इसका ये होगा। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? इतना हल्का सवाल है और बोलता है सर यस इतना हल्का सवाल है क्योंकि सवाल ये आता है सवाल में एग्जाम में। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। चलिए ये सवाल न्यूमेरिकल का देखते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर क्या होगा? R का फॉर्मूला क्या होता है? आप पढ़ेंगे V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I, है ना। तो V का वैल्यू कितना दिया? 220 वोल्ट। और I कितना है? 2। काटा पेटी करो 110। 110 क्या है? ये ओम है। 110 क्या है? ओम है, प्रतिरोध है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? पढ़े होंगे, स्नेल का नियम पढ़े होंगे। प्रकाश का अपवर्तन में sin I बटा sin R, है ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 100 प्रश्न है और मुझे फास्ट करना है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे तो अगर इसको बिना अगर मानक रूप में नहीं लिखे तो 36 पर पावर कितना हो जाएगा? 36 पर 5 जूल, इतना। ठीक है, और इसको जब मानक रूप में बदलते हैं तो इतना बढ़ जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं। अब तो दंत मंजन मिलता नहीं है जल्दी, दुकानों में भी नहीं मिलता है। कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं और उस कोलगेट में क्या होता है जी? वो क्षारीय होता है क्योंकि आप जब सोते हो तो अम्ल दांत में जमा हो जाता है जिसके कारण बदबू सा महकता है। अगला सवाल पढ़ते हैं। विभवांतर कैसे मात्रक क्या है? अभी सवाल आया था, विभवांतर कैसे मात्रक क्या है? वोल्ट। यह है विभवांतर कैसे मात्रक। वाट किसका मात्रक? शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। एम्पेयर पता है, विद्युत धारा का ओम पता है, प्रतिरोध का मात्रक है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सबसे पहले जाने इसका अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट ये है खाने वाला सोडा, सॉरी धोने वाला सोडा है ना। एक खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3 होता है। तो धोने वाला सोडा है Na2CO3, इसमें 10 भाग पानी भी होता है। ऐसे दिया रहता है × 10⁻²। ऑप्शन में दिया रहेगा 10 भाग पानी। क्लियर है। कार्बोक्सिल समूह को सूचित किया जाता है। देखिए जितना समूह है इंपॉर्टेंट सब आपको याद रखना है। कार्बोक्सिल समूह को COOH से और CHO से ये एल्डिहाइड को सूचित किया जाता है। ठीक है, और है OH ये है एल्कोहल को सूचित करते हैं, और है CO ये है कीटोन को सूचित करता है, O है ये ईथर को सूचित किया था। तो ये सब बातें याद रखेंगे। इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या है? अनुसूत्र क्या है? इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल उसी का नाम है। ठीक है, एथेनॉल उसी को बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल इसी को बोलते हैं। तो देखिए एथेन का कौन? C2H5 ये बनेगा एथेन और वो बचेगा क्या? एथेनॉल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पर? चालक का जो प्रतिरोध होता है, जो चालक पदार्थ होता है उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। चालक का अनुप्रस्थ काट पे भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल भी। क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्षेत्रफल छोटा करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तापमान पर भी डिपेंड करता है। चालक के प्रवाहिक विद्युत धारा पे इस पर कोई डिपेंड ही नहीं करता है। आप जितना भी प्रवाह करो उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, इस पर निर्भर नहीं करता है। आवर्त सारणी के शून्य तत्व क्या होते हैं? ऑप्शन में क्या है? आवर्त सारणी जो 18वां वर्ग है ना, उसके जो तत्व है वो हीलियम है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया,
है ना, रेडॉन हो गया, और क्या है हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, और भी है आर्गन भी है ना, आर्गन भी है, क्रिप्टन भी है, ये सब है आखिरी गैस, याद रखेंगे। मीथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। अब इसको जब बनाएंगे देखिए, तो ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 जो बैठेगा, तो ये कितना, देखो एक बंधन, यहाँ पे 2 बंधन, 3 बंधन, 4 बंधन, कितने सहसंयोजक बंधन हो गए? 4 सहसंयोजक इसके बंधन हो गए। कौन सा आधातु है? जिंक, कैल्शियम, सुबीडियम या कॉपर, है ना? आधातु कौन है? इनमें से आपको आधातु बताना है। तो Sb है ना, ये सुबीडियम, इसको बोलते क्या? इसका लैटिन नाम है एंटीमनी, इस एंटीमनी, ठीक है, एंटी, इसको सुबीडियम, इसका संकेत क्या होता है? सुबीडियम। अगला सवाल है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। विकास रहेगा तभी काम चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं काम चलेगा। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सवाल देखो इतना बार आता है, फिर भी बच्चा अगर इस सवाल को नहीं जवाब देते हैं एग्जाम में, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। कौन बीमारू राज्य है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो बिहार है बीमारू राज्य। ओके, अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हो गई थी, और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा किस शहर में? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्रत्यक्ष मतलब उस देश में प्रत्यक्ष शासन होता है, प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था, जिसको बोलते हैं भारत में अप्रत्यक्ष, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना लीजिए, अभी मैं बता दिया 1995 में। आपका होमवर्क रहेगा कि WHO की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, और एक है क्या है WHO, ILO, है ना, ILO की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आपके लिए होमवर्क, नीचे कमेंट करेंगे। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में। फिर आपके लिए होमवर्क मिलता है कि आप मुझे बताएंगे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नोट कर लेना, और कहीं से भी सर्च गूगल करो, चाहे जहाँ से भी करो, कम से कम गूगल करने से एक नॉलेज तो बढ़ेगा। भारत में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। ओके, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, तो वो है बैंकों का बैंक, सब बैंक का बाप, RBI, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। ये तो खैर इजी बातें हैं, इसको याद रखना जरूरी है। ओके, चलिए तो अब आगे सवाल देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं यहाँ पे। तो चलिए सवाल नंबर पढ़ते 43। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, मुंबई में हुई थी, तो इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी, है ना। कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ये तो कॉमन सवाल है। जब बाढ़ आ जाएगा तो गाँव के बाहर बेहतर होगा, ऊंची भूमि पे चले जाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, आपको इफेक्ट नहीं करेगा। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कब हुई थी? जनता दल JDU की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, है ना। 1999 में JDU की स्थापना हुई थी। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 में 17वीं लोकसभा। एक आता 16वीं भी आता है, तो मैं हर बार बताता हूँ इस सवाल का, ताकि बंदा का दिमाग में एकदम बैठ जाए। लीजिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? हालांकि सवाल सारा बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 15वीं लोकसभा में। अच्छा, ये सवाल अगर रिवीजन नहीं करते तो पक्का भूलेंगे आप, पक्का, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, और ऐसे सवाल एग्जाम में टपकने के चांसेस ज़्यादा है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 10.86% थी, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और क्या बच गया हमारा? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों को जोड़ने वाला एक सड़क मार्ग है। क्या होगा आंसर? बी होगा। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने बोला था? मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, बिकॉज। आंसर का होगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने ऐसा बोला था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली भूकंपीय तरंग कौन है? वो है पी तरंग। पी तरंग जो है सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है। और एक सवाल आता है कि सबसे कम वेधन क्षमता किसका होता है? तो एल तरंग का होता है, लेकिन पी तरंग जो है सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है। कोयला क्या है?
नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो कोयला को जब एक बार इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा इस्तेमाल के लायक भी नहीं बचेगा, और उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो देखो, आपको याद कीजिए, तब मैं करवाया था आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल। तो जिस टाइम आरबीआई की स्थापना हुई थी उसी टाइम से वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई थी। जब 1 अप्रैल से शुरू होगा तो जाहिर सी बात 31 मार्च में जाके क्लोज हो जाएगा 1 साल, है ना। फिर तो 31 मार्च के बाद फिर 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। आंसर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1920, है ना, कलकत्ता अधिवेशन 1920। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य, आपको पता होना चाहिए, झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 से बिहार से ही अलग हुआ था, है ना। बिहार से अलग होने के बाद बिहार बहुत गरीब राज्य बन गया, मतलब ये बिछड़ गया, एक दोस्त था ठीक है ना। यहाँ सारा कुछ चला गया, कोयला, यूरेनियम, अब्रक, सब झारखंड चला गया। वन की जो वन में जो प्रधानता थी सब खत्म हो गया। अब 1 नवंबर को ये छत्तीसगढ़ की भी स्थापना हुई थी, और 19 नवंबर को उत्तराखंड की भी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ को और उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अभी मैं तुरंत जिक्र किया हूँ इसके बारे में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के शासन के लिए है। और ये बात किसने कही थी? अब्राहम लिंकन। किसने कही थी? अब्राहम लिंकन ने कही थी। क्लियर है? चलिए तो आगे सवाल पढ़ लेते हैं। कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। काली मिट्टी, काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी, जो कपास के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आपको पता होता है भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है क्या? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मैं आपको बोलता हूँ ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद किया करो, अगर याद नहीं भी होता ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा करो। अगर आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, तो इससे ऑब्जेक्टिव पे कमांड बन जाएगा आपका। कमांड बनाने के लिए सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राजस्थान के नागौर जिला में, नागौर जिला में, है ना, नागौर जिला में सबसे पहले सूचना का अधिकार पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। एक आता अनुच्छेद यहाँ पे 14 भी आता है, समानता का अधिकार बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। बहुत दर्दनाक और बहुत क्या बोलते हैं, दुखदायक, अपने भारत इतिहास में सबसे बड़ा दर्दनाक वाक़या जालियांवाला बाग, जो कि हरियाणा पंजाब में एक जगह है जालियांवाला बाग। और वहीं मतलब पता, जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। बैसाखी नाम का त्यौहार था, सब लोग वहाँ पे जमा थे। रॉलेट एक्ट कानून लागू हुआ था 1919 में, वो भी लागू किया गया था। और इसको रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून के नाम से बोला गया था। और रॉलेट एक्ट के बारे में तो जानते हैं, बिना दोष के, बिना बस शक हुआ पकड़ लिया, जेल में अंदर कर दिया। किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं, वो बोले थे जिम्मरमैन बोले थे कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन का मतलब होता है कि हमारे लिए जो चीज़ उपयोगी है ना वो सबके सब संसाधन बन जाता है। आप मेरे लिए उपयोगी तो आप भी मेरे लिए संसाधन हो गए, ठीक है। मैं आपके लिए उपयोगी तो मैं भी आपके लिए संसाधन हो गया हूँ। तो संसाधन ऐसा नहीं कि खाली कोयले समझे, पेट्रोलियम, ऐसा बात नहीं है। जो चीज़ किसी व्यक्ति की उपयोगिता के लिए हो जाए उस सबसे सब क्या है? संसाधन है। चलिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन मिला था, बरदौली किसान आंदोलन हुआ था, उसमें बरदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद और भी बहुत सारी उपाधियाँ बहुत लोगों को मिली है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली थी, जो कि जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो वो नाइट की उपाधि वापस कर दिए थे। कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को, है ना। तो जब महात्मा गांधी 1915 को जब अफ्रीका से लौटे थे तो कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। और जालियांवाला बाग के बाद इन्होंने भी ये उपाधि बोला, ले जाओ अपना उपाधि अपने पास रखो। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? एक दशक ये आता है, एक और दशक वाला सवाल आता है। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में। एक आता है 1970 के दशक में कौन सा सरगर्मियाँ चल रही थी भारत में राजनीतिक में, और वो चल रही थी 1970 में जो नया पार्टी बना था, है ना, 1970 के दशक में। 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? मतलब ये लड़की है, ये लड़का है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़का ये नहीं कर सकता है, ये कौन काम कर रहा है ना। भगवान तो ऐसा करके नहीं बनाया है ना। भगवान इसको भी 2 पैर, इसको भी 2 हाथ दिए, इसका भी दिमाग, उसको भी दिमाग दिए। लेकिन समाज बोला क्या? ये लड़की है, ये लड़की ये नहीं काम कर सकती, पायलट नहीं उड़ा सकती, लड़की है ये, पुलिस में नहीं जा सकती है, मतलब ऐसा भावनाएं बना हुआ है। आंसर भी हो गया। कौन
इनमें से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा था? लोकतंत्र का प्राण कहा था राजनीतिक दल को, क्योंकि राजनीतिक दल जब नहीं होगा तो जनता का शिकायत जो है डायरेक्ट सरकार के पास पहुंचाने का काम कौन करेगी? लोकतंत्र के जो पार्टियां होती है, जो विधायक होता है, जो एमएलए एमएलसी होता है, लोग जो है एमएलए एमएलसी को शिकायत करते हैं, क्योंकि लोग किसको चुनता है? लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनता है ना। वोट नीतीश कुमार, वोट जो है मुख्यमंत्री को नहीं देते हैं, वोट देते हैं प्रधानमंत्री को नहीं देते, वोट एमएलए को देते हैं। अब वोट देते विधायक को वोट देते हैं, तो अपने एक क्षेत्र में देखते ये अच्छा ये विधायक मेरे क्षेत्र में बहुत काम करेगा, इसको वोट दो, जिताओ। मैं जो बात रखूंगा ये बात जाके संविधान में वहाँ पे रखेगा, संविधान में, विधानसभा में रखेगा, लोकसभा में जाके बात रखेगा, और सरकार भी हमारे काम को करेंगे। तो हम वोट किसको देते हैं? विधायक को वोट देते हैं। तो राजनीतिक दल होना बहुत जरूरी है, ये नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का प्राण ही निकल जाएगा। सबसे पहले बोला कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है? देखो प्राथमिक क्षेत्र में बात बोलेगी कि प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि क्षेत्र जो है पहला नंबर पर आता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक, सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में जो भी आ जाए, कृषि पालन है, पशुपालन, मत्स्य पालन, सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। औद्योगिक क्षेत्र में कोई उद्योग वगैरह हो गया है ना, कोई उद्योग, कंपनी, फैक्ट्री। सेवा में बैंक, रेल, परिवहन, सब सेवा में आता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? 15 मार्च को। ये विश्व स्तर पर मनाया था 15 मार्च में उपभोक्ता अधिकार दिवस, लेकिन भारत में आपको बताया था 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित है ना, केंद्र को क्या कहते हैं? यानी कि पृथ्वी पर स्थित, पृथ्वी पर बोल देगा तो क्या हो जाएगा? अधिक केंद्र है, और पृथ्वी में बोल देगा तो भूकंप केंद्र है। समझ में आ रहा है ना? पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी के ऊपर जो होता है भूकंप वो अधिक केंद्र होता है, अब पृथ्वी के अंदर भूकंप केंद्र होता है। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तर संभावना किस प्रकार के दलीय में होता है? तो गठबंधन की सरकार जो बनाने को होता है वो बहुदलीय जहाँ पे रहेगा वही जो है गठबंधन बनाने की संभावना होती है। सेबी बाजार है क्या? सेबी जो है शेयर बाजार है, वो सेबी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी किसको बोलते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी बोलते हैं मुंबई को, है ना। वित्तीय राजधानी भारत को किसको बोलते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। अब यहाँ से मैथ का सवाल शुरू हो गया। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, जब हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, तो वाई अक्ष पर स्थित अगर है तो कुछ ना कुछ तो वाई का वैल्यू है, क्योंकि बोल दे वाई अक्ष पर स्थित है, तो कुछ ना कुछ तो वाई का वैल्यू हो गया। लेकिन एक्स का वैल्यू तो 0 है, मतलब कि 0 और वाई, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई बिंदु 0,6 से है किसी तल में, तो इस बिंदु का स्थिति किस अक्ष पे होगा? लीजिए 0,6 मतलब क्या समझे? ये 0 क्या है? एक्स है, 6 क्या है? वाई है, तो 0 तो एक्स हो गया, लेकिन वाई का कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, किस अक्ष पे हो गया? तो फिर वाई अक्ष पे हो गया। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, चलिए ये देखिए क्या बोलता है, बीच की दूरी निकालना है। x1 माइनस x2 को तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 5 माइनस 2 का स्क्वायर को ओवर रूट कितना गया? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सॉरी घटा में दिया हूँ, 4 3 7 हो जाएगा ना, 7 का स्क्वायर, 7 7 49, ये 3 का स्क्वायर होगा ना, 3 3 9 9 9 18, कितना हो गया? 58 रूट 58। देखो इसका मान तो खैर गली का बच्चा बोलेगा यस यस यस, इसका आंसर क्या होगा? जब इसको बनाओगे तो आएगा 1, इसको हल करोगे तो आएगा 1, और 1 को 1 घटाएंगे आ जाएगा कितना? 0 आ जाएगा। क्लियर है? देखो tan थीटा का कोई वैल्यू है जो cot थीटा के बराबर होता है? बोलेंगे यस सर है ना, कौन सा है मेरे प्यारों? 45 डिग्री, tan 45 डिग्री भी 1 होता है, और cot 45 डिग्री भी क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? देखो इसको बनाइए, cos बराबर दे दे 1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 माइनस 2 इंटू कॉस का वैल्यू क्या? 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 माइनस 1/2 हल कर लो, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1/2 आ गया, 1/2 तो आंख बंद करके आंसर बोलेंगे 1/2। अगला बोलता है कि देखो एक्स से साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/x, वाई कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/y। तो बोलता है tan का वैल्यू निकालो, तो जानते हैं हम tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस, और साइन का वैल्यू क्या है? 1/x, कॉस का वैल्यू क्या है? 1/y। ये जो भाग है पलट तो गुना में, तो y चला जाएगा ऊपर, x आ जाएगा नीचे, कितना जाएगा? y बटा, ये 1 है, y बटा x, क्या गया? y बटा x। आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके आगे बोलता है क्या कि सूर्य का उन्नयन को निकालना है, सीधी खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई बराबर। जब भी बोल दे कि खंबे की छाया की लंबाई, मतलब ये खंबा है,
खंभा की छाया की लंबाई, खंभा की लंबाई और छाया की लंबाई क्या है, बराबर है। तो खंभा की लंबाई को x मान लिए, छाया की लंबाई को भी x मान लिए, थीटा क्या निकलेगा, तो ये तो मैं बताया था x/1 लंब बटा tan वर्ग का, तो लंब बटा आधार, यानी कि काटेंगे कितना 1। अब 1 किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री। अब tan 45 का वैल्यू कितना, देखो यहाँ पे ये जो पाई है ना, यहाँ पे पाई का वैल्यू रेडियन के रूप में आता है, 180 डिग्री, काटा पीटी करो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु का अनुमान को 45 डिग्री लीजिए। ये सवाल तो खैर हमेशा बनाने का होता है कि जब मैं आपको बताया था, जब भी थीटा दे दे 45 डिग्री और आपको आधार दे दे 20 मीटर और ऊंचाई निकालने बोले, या ऊंचाई दे दे और आधार निकालने बोले, लेकिन थीटा जहाँ पे अगर 45 डिग्री आ गया और आधार ऊंचाई की बात की, आधार ऊंचाई में से कोई एक गायब हो जाएगा और बोलेगा क्या होगा इसका आंसर, तो जो आधार है वही ऊंचाई, जो ऊंचाई वही आधार, हम है ना, जो मैं वही तुम, इस तरह से बोलता ना। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब अक्सर ये सवाल मैं बताया हूँ और सवाल अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम में आएगा, तो देख लेना। जब क्षेत्रफल बोला और संगत भुजा का अनुपात पूछा जाए तो क्या कर देना, बस वर्गमूल कर देना। 64 का 8 और 21 का कितना हो जाएगा, सॉरी ये 1 ऑप्शन 11 का। अच्छा कभी कभी देता है क्या, परिमाप देता दे, त्रिभुज का परिमाप देता, मान लीजिए 64 त्रिभुज का परिमाप दे दिया 64 और 121, ठीक है। अब बोलता है कि इसका माध्यिका निकालिए, तो माध्यिका निकालने कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितना परिमाप वही इसका माध्यिका होगा। बहुत से बंदा क्या करता है, इसको भी घटा देता है। देखिए कौन सा समकोण त्रिभुज के बारे में बताता है, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन बताएगा यहाँ पे, देखिए आंसर ये बताएगा, ये नहीं बताएगा 24 8 नहीं, ये डी बताएगा, डी। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तो हमारे ये देखिए, ये क्या पैथागोरिक त्रिक है, 3 4 5 नोट कर लो, और 6 8 10, ये जब 5 कर्ण होगा और ये दोनों से लंब आधार होगा, ये 10 कर्ण होगा, ये लंब आधार में से कोई एक होगा, और आपका है 5 हो गया, 12 है, 13 है, 8 है और 24 है और 26 है ना, और फिर है एक 17 वाला भी है, एक 17 भी आता है, 8 5 8 15 17 एक ये भी आता है शायद, देख रहे हो। तो ये सब वैल्यू ना आप याद कर रही रखिएगा ना, तो तुरंत टिक लगा दीजिए, अच्छा इसका आंसर ये होगा तुरंत, और नहीं याद रखिएगा तो फिर गई भैंस पानी में, और क्या सबसे गलती होने वाला है। चलिए देखिए सवाल यहाँ पे क्या बोला जा रहा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी से लंबी स्पर्श रेखा खींची गई। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त है, बिंदु पी से, यहाँ पे बिंदु पी से स्पर्श रेखा खींची गई 24 सेंटीमीटर, PT खींची गई है, ठीक है। यदि वृत्त केंद्र O P की लंबाई, तो OP की लंबाई निकालना चाहिए, ये सेंटीमीटर त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, तो OP यहाँ पे हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये OP, ये त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। आपको पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, तो जब ये 24 हो गया, ये 7 है, तो कितना होगा ये, बोलो ना आराम से, 26 नहीं, देखते हैं इसका क्या होता है, 24 7 एक कर दो, 24 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो, तो 24 का कितना होता है 6 576 होता है ना, और 7 7 49 होता है, 9 6 15 7 11 12 2 बाकी 625, तो 625 कितना है 50। अच्छा इससे पहले मैं गलती बता रहा था, ये सॉरी 7 25 7 24 25 होगा, तो आंसर हो जाएगा ये, एक हमारा ये रूल होगा। तो 7 24 25 दिख रहा है, एक 7 में है, एक 24 में, एक 25 में है। देखो ये सवाल पिछले बार बताया था, लेकिन शायद देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, माध्य दिया x माध्यिका y बहुलक z, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे, देखिए ये दिया, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हल करते हैं x माइनस जेड बराबर 3x माइनस 3y कर सकते हैं। अच्छा ऐसा काम करते हैं, ये जो ना z को इधर भेजते हैं, तो z को उधर भेजेंगे तो z क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, z को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, प्लस में बन जाएगा, ठीक है। और इन सब को उठा के इधर ले चलते हैं, तो 3x प्लस में इधर आके क्या बनेगा, माइनस में, तो 3x में माइनस में हो जाएगा, ये है तो ये तो पहले से प्लस है, आई हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2x बचेगा, ठीक है। और -3y माइनस में है, 3y माइनस में, इधर क्या बनेगा प्लस में, तो +3y हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3y माइनस 3x, आपको मैं बताया था बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका या माध्यक -2 गुना माध्य। देखिए तो यही है ना, मैच कर रहा, तो ये इसी से ये टूटा, इसी से ये टूटा, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा ये सवाल देखें, वृत्त से सवाल आ गया, बहुत जल्दी खत्म करने वाले, टेंशन नहीं, 100 सवाल बहुत जल्दी होने वाले, इसलिए तो मैं फास्ट कर रहा हूँ। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर ही से छूता है, लीजिए बाहर छूता है, अंदर नहीं बाहर, तो दोनों वृत्त के एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा
एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से गुजर जाएगी, एक स्पर्श रेखा यहाँ से गुजर जाएगी, एक स्पर्श रेखा कितनी हो गई, उभयनिष्ठ ना। अच्छा यहाँ पे उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक साथ यहाँ पे लिख दिया, एक साथ मतलब उभयनिष्ठ, तो 3 स्पर्श रेखाएं हो गई हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल समान हो तो क्या होगा, b² - 4ac। लेकिन यहाँ पे देखो b² - 4ac, तो b² - 4ac, तो b का वैल्यू यहाँ पे a दिया हुआ है, ठीक है, और 4, और a का वैल्यू यहाँ पे b दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a² - 4bc, a² - 4bc। देखो आंसर ये एग्जाम में गड़बड़ में सड़बड़ हो जाता है। ये दिया हुआ है मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, इसका वास्तविक हल होंगे, केवल एक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ये आपको चुनना है। तो इसका शर्त क्या है, d = b² - 4ac, ठीक है। तो b का कितना है, 2 का है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू 4, 2 दूना 4 है ना, और 4 × 16 कितना आ गया -12। d का वैल्यू कितना आ गया, d का आ गया वैल्यू माइनस में, यानी कि d जो है 0 से छोटा हो गया, तो ये वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। ये देखिए मूल बिंदु निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसको हल कर लेते हैं। इसका a + b का होल स्क्वायर दिख रहा ना, अच्छा ये नहीं दिखा तो ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा नहीं दिखा तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। इसको बनाने का और तरीका है बनाने का, इसको क्या करना है, आप चाहो तो इसको देखो 1 से +2 का होल स्क्वायर बराबर 9, इस माइनस उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, -9 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, ओवर रूट +- बनेगा। x + 2 बराबर कितना होगा, +-3, और x बराबर क्या आ जाएगा, +-3 -2। तो एक बार 3 को यहाँ पे जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, तो एक बार जोड़ेंगे तो +3 -2 कितना गया, 1 हो गया, एक बार घटाएंगे तो -3 -2 कितना जाएगा, -5। यानी कि एक बार माइनस वाला लेते हैं, एक बार प्लस वाला लेते हैं, तो 1 + 1 -5। देखिए आंसर आ गया ना, ये क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। राजगिरी में कौन सा समास, लीजिए हिंदी, राजगिरी में तत्पुरुष समास है, राजा का गृह है ना, राजगिरी तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है, सर्वनाम जिससे कि संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया था, मैं, तुम, वह, हम लोग, वे लोग, ये सब हो गए सर्वनाम। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, अमृत, पीयूष, सुधा, क्या होता है, सुधा, अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, सुधा। कमर कसना, कमर कस लो, एग्जाम का टाइम करीब आ गया डियर, एडमिट कार्ड भी आ गया आपको, कमर कस लो, और वो क्या है, तैयार होना, तैयार हो जाओ जंग लड़ने के लिए, जिंदगी की पहली जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। परिश्रम का में कौन सा उपसर्ग है, परिश्रम में उपसर्ग कौन है, उपसर्ग बोलते हैं जो शुरू में लगता है, और ऐसा शुरू में लगता है जो पहले से कुछ ना कुछ शब्द का कुछ वैल्यू मतलब होता है। परि जो श्रम, क्या जगह, परिश्रम। ही सेज गोइंग टू दिल्ली, तो इसको बनाना क्या, पैसे बनाना है, नरेशन बनाना, ही सेज डैट। और सब फर्स्ट पर्सन इस क्या है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पे है ही नहीं, ही सेज फर्स्ट पर्सन है तो ना, 1 2 3 NOS, सॉरी सन होता है, SON, सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन किसके अनुसार, नो चेंज, तो सी का सी होना चाहिए था, तो सी तो ऑप्शन में दिया नहीं, ओ गया काम से, है ना, सी वाज गोइंग टू दिल्ली, तो हो गया आंसर का इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ही आई हैज़ रिटन ए लेटर, पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर हैज़ है ना, तो हैज़ बीन, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। द ऑनेस्ट आर पुअर, गरीब, ऑनेस्ट मतलब हो गया ईमानदार लोग, ईमानदार लोग अभी भी ना, ईमानदार लोग अभी भी जो है गरीब होते हैं, थे अगर यहाँ पे लगा दें तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकल यहाँ पे देखा जाता है, थे मतलब ईमानदार लोग गरीब होते थे, अभी क्या ईमानदार लोग अभी भी, और उम्मीद है जब तक जिंदगी रहेगी, दुनिया रहेगी, तब तक ईमानदार लोग गरीब ही होंगे, अक्सर ऐसा देखा जाता है। वाह, खत्म होने वाला सवाल है। सी, अब देखो यहाँ पे क्या भरेंगे फिल, ध्यान दो, इसका आंसर क्या होगा, सी खाली जगह टू यस्टरडे, सी गो टू यस्टरडे, सी वेंट टू स्टडी यस्टरडे, या सी गोन टू स्टडी। देखो सबसे पहली बात तो गोन तो लगेगा नहीं, क्योंकि गोन ये V3 है, और गोन लगने का मतलब इसके पहले हैव या हैज की जरूरत पड़ेगी, या हैड की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा बात आ गया अब वेंट क्या, और गो के बाद आ गए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो कल गुजर गया, तो जो टाइम गुजर गया तो उसके लिए गो तो नहीं यूज़ करेंगे, वेंट, ये वेंट ही तो पास, सी वेंट टू यस्टरडे, वो कल जाएगी, वो कल गई। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक
यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर एम, यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर एम। क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी हो जाएगा। यू विल हैव टू अबाउट योर एम, यू विल हैव टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, यू विल हैव टू गेट टॉप इन बिहार इन द एग्जामिनेशन। इस तरह सेंटेंस आपको खुद से बनाने की जरूरत है और कुछ ना कुछ बोल भी सकते हैं। तो देखो मैं कितना फास्ट में करा दूँ डियर, क्या लगता है आपको? 35 मिनट हो रहा है अभी और मैं 100 सवाल करा दूँगा। बहुत फास्ट होगा ना? मज़ा आया आप लोगों को? कमेंट करो नीचे और बताओ पहले कितना सही हुआ। नेक्स्ट टाइम के लिए इंतजार करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।